जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आज आ गई है और झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद रांची द्वारा जो मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। तो इस मॉडल सेट में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें 30 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए आपका सेट ए में 30 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव है। आज हम लोग इसका आंसर देखेंगे। आज अकाउंट्स पेपर का आंसर हम लोग को देखना है यहाँ पर। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न 30 है, 30 पार्ट ए में है। इसके बाद हम लोग पार्ट बी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए, अवलोकन कर लीजिए। तो आपका 30 प्रश्न जो है, देखिए 30 क्वेश्चन आपका, ये 30 नंबर 29 नंबर 30 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव है। अब रही बात सब्जेक्टिव की, तो पार्ट बी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब यहाँ पर 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में आपको देना है। तो यहाँ पर 8 प्रश्न है, उसमें आपको 6 का उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी में अगर हम लोग आ जाते हैं तो मेरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है और 150 शब्द से ज़्यादा उत्तर नहीं देना है। अब इसका कितना क्वेश्चन रहने वाला है, अभी तक 38 तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है। ये आपका टोटल 46 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ये भी रहेगा। 8 में आपको 6 का उत्तर देना है, यानी 2 ऑप्शन आपका रहेगा, छोड़ सकते हैं आप। इसके बाद सेक्शन सी में हम लोगों को 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। हम लोग कहाँ तक आ गए हैं, 46 तक। अब 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है देख लीजिए आप, 52 प्रश्न है। 46 6 52, यानी 6 क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। इसको हम लोग 2 चरण में बनाएंगे। पहले आज हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को पहले देखते हैं कितना देर में कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोलता है कि यदि किसी पार्टनरशिप बिजनेस में साझेदारी संलेख का अभाव है तो साझेदार को उसके फर्म को दी गई अधिकतम राशि पर कितना ब्याज मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस बाय द पार्टनर। कह रहा है कि पार्टनर अगर कोई एडवांस दे रहा है किसी फर्म को तो उस पर हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको पता है 6% होना चाहिए इसका, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं रहता तो इसको आप कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि साझेदार का फर्म से क्या संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑफ, मतलब कि साझेदार और फर्म के बीच का रिलेशन क्या होता है। क्या जो साझेदार यानी पार्टनर है वो बिजनेस का मालिक होता है, एन ऑनर या एन एजेंट, या ऑनर और एजेंट दोनों होता है, या मैनेजर का रिलेशन होता है। तो देखिए जो पार्टनर होता है ऑनर नहीं होता है, वह एक एजेंट की जैसा काम करता है। तो इसका आंसर बी होगा, एजेंट। तीसरा प्रश्न है यदि साझेदारों के आहरण की तिथि ना दी गई हो, यानी पूछ रहा है कि इफ द डेट ऑफ ड्राविंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से कोई पैसा निकालता है, ड्राविंग करता है और उसका डेट नहीं दिया हो तो उसको कितने माह का ब्याज देना पड़ता है। तो याद रखिएगा कुछ भी डेट नहीं रहता है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट उसको लगता है। तो ये 6 महीना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आइए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन इधर में ही था। त्याग का अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पहला बोलता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये तो बिल्कुल गलत है। ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये आंसर बी आपका ऑप्शन राइट है। 5वां नंबर है व्यवसाय की प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, यानी द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। बिजनेस का रेपुटेशन वैल्यू को हम लोग गुडविल बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं, गुडविल। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि, यानी कि द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, ये फर्म है, इसमें कोई नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल ला रहा है। तो गुडविल क्यों लाता है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, क्या कैपिटल के लिए गुडविल लाता है, बिल्कुल गलत है। फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए गुडविल लाता है, ये आंसर राइट है आपका, बी नंबर ही राइट कीजिएगा आप लोग। अब अगला बोलता है
कि रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी जो पुनर्मूल्यांकन खाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना आप पार्टनरशिप में, चाहे आप एडमिशन पढ़ रहे हैं चाहे आप रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो आप बनाते हैं तो कौन सा अकाउंट है, क्या रियल अकाउंट है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है। तो आप याद रखिएगा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस मान के हम लोग एंट्री करते हैं। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी बनाते हैं तो जितना भी लॉस उसको डेबिट में डालते हैं, जितना भी प्रॉफिट उसको क्रेडिट में डालते हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये नॉमिनल अकाउंट के जैसा लग रहा है, इसलिए ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये सी नंबर मारिएगा आप, यानी नॉमिनल अकाउंट। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान, यानी कि ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर इन ए फर्म पेमेंट आर मेड फ्रॉम। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में फ्रॉम लिख दिया है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, बट अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो पैसा उसके एक्सिक्यूटर को मिलता है। तो यहाँ कहीं पर एक्सिक्यूटर होगा, लेकिन यहाँ बोलता है कि इसको साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान क्या होता है, कैपिटल अकाउंट नहीं, करेंट अकाउंट नहीं, तो लोन अकाउंट में होता है। तो यहाँ लोन अकाउंट करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर ये फ्रॉम करके दिया हुआ, लेकिन हिंदी में क्या दिया है कि साझेदारी की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है, किसको होता है, तो एक्सिक्यूटर को। जो पार्टनर डेथ किया है उसका जो उत्तराधिकारी होता है, एक्सिक्यूटर होता है, उसी को मिलता है पैसा ना, तो इसका डी नंबर राइट कीजिएगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप से है। कहता है कि एक्स वाई और जेड इन लोग का रेशियो 1/3, 1/2, 1/3 और 1/6। तो लाभ का विभाजन करते हैं। अब जेड की डेथ हो जाती है तो जेड की डेथ के बाद एक्स और वाई का क्या रेशियो रहेगा। देखिए आपको बताते हैं, इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, बना के देखा जाए तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर हैं। एक्स का रेशियो 1/2, वाई का रेशियो है 1/3 और जेड का रेशियो 1/6। रेशियो को सही कर लीजिए पहले। तो देखिए ये 6 है ना, एलसीएम में 6 अगर ले लिए तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 6 से, तो रेशियो सरल हो जाएगा। 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 कट गया, तो रेशियो क्या आया 3:2:1। अब जेड डेथ कर गया तो जेड को गोल कर दीजिए। अब बचे कौन, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का रेशियो क्या बचा, 3:2 बचा। तो अब 3:2 ही न्यू रेशियो होगा आपका। तो आप आंसर को क्या कीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑप्शन 3:2, तो आपका ए नंबर हो गया। अब इसी प्रकार से अब आप यहाँ देखिए ये कितना नंबर क्वेश्चन था, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में आ गए थे, ठीक है। 10 नंबर यहीं पर था। हाँ, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना यानी गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट होती है, आप सोचिए जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो वहाँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। जब नया पार्टनर आता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है, ठीक है। तो जब कोई पुराना पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा तभी तो किसी पार्टनर को गेन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आपका आने वाला है, एक बार देखिए, यहाँ ऑप्शन में 3 ठो है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो सेक्रीफाइस होता है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर जो है हम लोग का जो है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो होता है। तो गेनिंग रेशियो का क्वेश्चन पूछा था ना, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं होगा बल्कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं होगा बल्कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब आइए 11 नंबर, साझेदारी फर्म के विघटन पर खाता खोला जाता है। जब कोई पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, विघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो कौन सा अकाउंट हम लोग खोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता खोलते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। जब कोई पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए पार्टनर का स्पेशल लोन अकाउंट होता है। 2 चीज़ होता है, अगर पार्टनर का कोई पत्नी है, मिसेज ए है, डिसोल्यूशन में आप देखे होंगे, अगर मिसेज एज लोन इस तरह का कहीं दिया हुआ है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जब पार्टनर ए, बी या सी
कोई हो तो पार्टनर अगर कोई लोन देता है ना, तो पार्टनर का लोन अकाउंट को हमेशा कैश से या बैंक से पेमेंट करते हो। तो यहाँ रोकड़ खाता दिया हुआ है, इन केस अगर यहाँ पर कहीं बैंक अकाउंट भी दिया होता ना, तो हम लोग बैंक अकाउंट में भी इसको ट्रांसफ़र कर देते हम लोग, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसमें रोकड़ खाता है नहीं कि कैश अकाउंट हो जाएगा। अगला, अब यहाँ बोलता है कि संयुक्त पूंजी कंपनी यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये क्या है? तो देखिए कंपनी क्या होता है, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, यानी वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। अगला 14 नंबर कहता, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का बैलेंस शीट किस शेड्यूल में बनाया जाता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड। तो देखिए याद रखिएगा, पार्ट 2 शेड्यूल 3 यही इसका आंसर होगा। शेड्यूल 3 यहाँ भी दिया हुआ है, बट यहाँ पार्ट 1 दे दिया, आपका आंसर पार्ट 2 होगा। अब अगला देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन 15 नंबर पर, अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज दिया जा सकता है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर कैन बी चार्ज। अब इसको थोड़ा समझना आपको जरूरी हो जाता है। अब इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कॉल इन एरियर, सपोज मान लीजिए कि आपको 100 रुपया देना था शेयर होल्डर को। अब एप्लीकेशन पे 20 रुपया है, अलॉटमेंट पे मान लीजिए 60 रुपया है, और फाइनल कॉल पे मान लीजिए 20 रुपया है। अब मान लीजिए कोई आदमी अलॉटमेंट पे पैसा 1000 शेयर लिया तो नहीं दे पाया। अब वो चाहता है कि अलॉटमेंट में हम कॉल इन एरियर कर दिए तो फाइनल कॉल के समय पैसा दें। तो ये जो 60 रुपया अलॉटमेंट का है, तो 1000 शेयर पे 60,000 रुपये उसका ड्यूज है। तो ये 60,000 रुपये जो उसने अलॉटमेंट के समय कॉल इन एरियर किया था, नहीं दिया था, वो चाह रहा है कि हम फाइनल कॉल में दें, तो वो आदमी दे सकता है, बट उसको ये 60,000 रुपये के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना होगा। तो इंटरेस्ट का अधिकतम रेट कितना होता है? 12% होता है। याद रखिएगा, अगर आप कंपनी को कोई पैसा एडवांस में दे रहे हैं, कॉल इन एडवांस दे रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट का अधिकतम रेट 10% होता है। लेकिन अगर आप एरियर रखें, आप उस पैसा को पेमेंट करेंगे, तो इंटरेस्ट का रेट 12% होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये दिया है तो ये भी दे सकता है। तो इसको आप अच्छा से कर लीजिएगा। यहाँ पर रेट आपका क्या दिया हुआ है? 12%, ये वाला राइट आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, दो तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिजर्व कैपिटल है और एक कैपिटल रिजर्व भी होता है। देखिए रिजर्व कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का वह भाग होता है, सपोज मान लीजिए कि आपके पास टोटल 10,000 शेयर है, आप इसको इशूड कर रहे हैं @100। तो अभी मान लीजिए पेड अप कैपिटल आपने इशू किया है, जो मान लीजिए 8,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हुआ है, 2,000 शेयर तो सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो ये शेयर का पैसा तो आपको बाद में इन फ्यूचर मिल सकता है। तो एक तरह से ये कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल है ना। तो ये अनसब्सक्राइब वाला जो होता है वही रिजर्व होता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? देखिए, संचित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो कहता है द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, नहीं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं। द पार्ट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन, एकदम नहीं। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल, देखिए ये सही लग रहा है। अनकॉल्ड का मतलब वह कैपिटल जो अभी तक मांगा नहीं गया है। जैसे 10,000 शेयर कंपनी के पास है, 8,000 का पैसा मांगा गया है, 2,000 शेयर का पैसा नहीं मांगा गया। या ऐसे बोल सकते हैं, कभी कभी कंपनी क्या करती है, 100 रुपया में 80 रुपया मांग ली है, अब 20 रुपया फाइनल कॉल वाला बोली जब जरूरत होगा तब मांगेंगे। तो ये अनकॉल्ड कैपिटल जो है ना, एक तरह का रिजर्व का काम करता है। वो जब जरूरत होगी कंपनी को तो मांगेगी। तो ये भी आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका है, कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? देखिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनका कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता है, लेकिन जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं उन्हीं का डिविडेंड फिक्स होता है। तो इसमें प्रेफरेंशियल शेयर देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, पूर्वाधिकार अंशधारी। अब 18 नंबर आइए, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए निजी कंपनी में जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं ना, वो 200 होते हैं। ऋण पत्र क्या है? देखिए ऋण पत्र क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, इस कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है, ये पब्लिक से कैपिटल लेती है और उसके बदले में पब्लिक को एक पेपर देती है, डॉक्यूमेंट्स देती है, सबूत देती है कि आपने मुझे लोन दिया है। तो एक तरह से लोन का ही ना सबूत हुआ ये। तो ऋण पत्र क्या हुआ? व्हाट इज डिबेंचर? तो लोन सर्टिफिकेट है यहाँ पर दिया हुआ है, और कैश सर्टिफिकेट है, क्रेडिट सर्टिफिकेट है,
कैपिटल सर्टिफिकेट है तो ज़्यादा बेटर कौन लग रहा है, लोन सर्टिफिकेट। कंपनी आपसे लोन ली और आपको सर्टिफिकेट दे रही है। अब ऋण पत्रधारी यानी कि डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, देखिए डिबेंचर होल्डर क्या करते हैं, ये कंपनी है, ये पब्लिक है, कंपनी पब्लिक से लोन के रूप में पैसा ली, इनको डिबेंचर इशू करके दे दी। तो डिबेंचर होल्डर क्या हुए, जितने साल के लिए कंपनी को लोन दिए हैं उतना साल के बाद तो पैसा लेंगे, तो एक तरह से ये क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। तो यहाँ पर इसमें कहीं क्रेडिटर दिया है, ऑनर ऑफ द कंपनी ये गलत है, कस्टमर ऑफ द कंपनी ये भी गलत है, प्रमोटर ऑफ द कंपनी ये भी गलत है, तो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी देखिए यहाँ मिला है, यानी कंपनी के लेनदार हैं ये। अब आइए आप 21 नंबर में देखिए, नए सेबी दिशा निर्देश के अनुसार ऋणपत्र शोधन के पूर्व ऋणपत्र निर्गमन के बराबर राशि को ऋणपत्र शोधन संचय में ट्रांसफर करना है। देखिए बहुत लंबा लिफाफा कर दिया, इतना माथा पेची मत कीजिए। जब डिबेंचर का रिडम्पशन होता है ना, इससे मिलता जुलता और भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, बात को समझिएगा, 10 लाख का रिडम्पशन करना है, तो जिस साल रिडम्पशन का डेट आएगा उसका जो भी मार्च 31 पकड़ाएगा ना, उसमें डिबेंचर के वैल्यू का 25% DRR में जमा होता है, जिसको बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो इसमें 25% देखिए आंसर दिया हुआ है। तो DRR की बात किया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो ये 25% आंसर आ जाएगा। बट एक बात और समझ लिए, इसका क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, एक DRI भी आता है एग्जाम में, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट के रूप में कंपनी पैसा जमा कर देती है। तो अब जैसे 10 लाख का डिबेंचर है तो 15% DRI जमा होता है, तो DRI देगा तो 15%, DRR देगा तो 25%। और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यानी कि निफ्टी 50 टाइप का कंपनी, जो बड़ी नामी गिरामी कंपनी है, उसमें DRR नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि खुद ही नामी कंपनी, उसको रिजर्व रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 3 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा पूछ सकता है, इसको भी आप कर लीजिएगा। चलिए ये भी हो गया। अब कहता है नए सेबी दिशा निर्देश के अनुसार डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के पूर्व कितना, अच्छा वही क्वेश्चन है ये, 25% आप समझ ही गए हैं। अब कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या प्रकट करते हैं। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, क्वालिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, गलत, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन देते हैं, ये सही है, क्योंकि फाइनेंस का मतलब ही होता है मॉनेटरी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौद्रिक सूचना देते हैं। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, तो कैश फ्लो क्या है, एक तरह का मौद्रिक सूचना है, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन है, जिसका आपका ये B नंबर सही होगा। आराम से आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िए खाली, और आपका जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप वो भी करा देंगे। अब आइए 23 में, वित्तीय विश्लेषण के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है ना कितना चीज़ होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, रेशियो एनालिसिस यानी अकाउंटिंग रेशियो होता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, सब तो वही है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज मारिएगा, यानी सभी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारे आते हैं। अब देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो कितना होता है, लिक्विड, तो लिक्विड का 1:1 होता है, तो 1:1 ए में है। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सा तरल संपत्ति, तरल का मतलब लिक्विड एसेट्स, तो लैंड तो हो नहीं सकता है, बिल्डिंग तो हो नहीं सकता है, स्टॉक तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लिक्विड एसेट्स निकालते समय आप फार्मूला पढ़े होंगे कि करेंट एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड को माइनस किया जाता है। तो जब लैंड होगा नहीं, बिल्डिंग होगा नहीं और स्टॉक तो माइनस से कर दिया जाता है, तो बचा कौन, डेटर। तो इन चारों में डेटर को हम लोग लिक्विड एसेट्स में मानेंगे। अगला स्टॉक आवर्त अनुपात यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है भाई, तो स्टॉक टर्नओवर क्या है, लिक्विडिटी रेशियो कभी हो ही नहीं सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एकदम नहीं हो सकता, एक्टिविटी रेशियो है। स्टॉक जितना भी टर्नओवर रेशियो, चाहे वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो, चाहे वो डेटर टर्न ओवर रेशियो हो, चाहे वो क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो हो, वो सभी एक्टिविटी रेशियो है। तो इसके आधार पर 3 क्वेश्चन और आप कर लीजिएगा, डेटर टर्न ओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो, ठीक है, और स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, ये सभी आपका एक्टिविटी रेशियो है। अगला आइए, रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट किस स्टैंडर्ड में आता है अकाउंट के, तो AS3 में आता है, याद रखिए AS3 में आता है, ठीक है। अब आइए निम्नलिखित में कौन सा शब्द
या मद रोकड़ तुल्य है, रोकड़ के जैसा। देखिए एक बात बताएं, ये पूछना चाह रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने पढ़ा हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। देखिए कैश प्लस बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये प्लस होता है, और माइनस बैंक ओडी, माइनस बैंक ओडी। यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश भी आता है, बैंक भी आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आता है और बैंक ओडी भी आता है। तो इसमें से कौन सा यहाँ दिया हुआ? तो देखिए बैंक ओडी दिया हुआ, तो यही वाला टिक लगा दीजिएगा, बाकी तो नहीं है। 29 नंबर, निम्न में से संचालन संबंधी क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह का उदाहरण। अब 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए बोलता है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, आपको पूछता ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब कहता मशीनरी का खरीदना, परचेज ऑफ मशीनरी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आप कैश फ्लो में पढ़े होंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, ये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, इन्वेंट्री को स्टॉक भी तो बोलते हैं ना। आप याद कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टॉक क्या होता है? करेंट एसेट्स होता है, और करेंट एसेट्स हम लोग पढ़े थे, अगर करेंट एसेट्स इंक्रीज करता है तो माइनस करो और डिक्रीज करता है तो प्लस करो। तो स्टॉक हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और यही पूछ भी रहा है कि इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखिए ऑपरेटिंग में कौन आया? तो स्टॉक ही तो आ रहा है ऑपरेटिंग में ना। 30 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, कहता है कैश सेल क्या है? देखिए कैश सेल सच पूछा जाता, अगर ये बोला जाता कि अगर फिक्स एसेट्स का हम सेल कर रहे हैं कैश में, तब तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाता। क्या सेल कर रहे हैं तो बोला ही नहीं है हम लोग का। अगर शेयर को सेल कर रहे हैं या डिवेंचर को सेल कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग में आ जाता। बट यहाँ कैश सेल है तो कोई गुड्स वगैरह को सेल कर रहे होंगे ना, तो सेल करने से कैश आएगा। तो अब कैश कौन एक्टिविटीज है बताइए? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और यहाँ हम देख रहे हैं कहीं कैश और कैश इक्विवेलेंट है ही नहीं। जैसे देखिए बोलता है कि ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, इसमें तो कोई होगा ही नहीं। आगे देखते हैं कुछ मिल जाए शायद। हाँ देखिए इनमें से कोई नहीं, तो यही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग बहुत जल्दी 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, आगे भी देखेंगे। यदि आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा लगा हो और लग रहा है कि नहीं वीडियो जो है काम का है और आप इससे कुछ फ़ायदा आपको ज़रा सा मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा तो और भी आगे आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ओके, धन्यवाद।